नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलशाद। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन को किया संबोधित। कहा, देश में तेजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर, उन्होंने रामलला के दर्शन, साथ ही जिला अस्पताल किया औचक निरीक्षण। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 21 साल पुराने मामलों पर हुआ समझौता। दोनों राज्यों की परिसंपत्तियों के विवाद को बातचीत के जरिए निपटाया गया। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को स्मार्ट गांव बनाने की योजना का काम हुआ शुरू। 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की होगी स्थापना। खुली मंडी में किसानों को गेहूं खरीद के मिल रहे हैं अच्छे दाम। पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ाकर किया 2015 रुपए प्रति क्विंटल। और प्रदेश में बारिश, ओले और आंधी के चलते मौसम में आया बदलाव। भीषण गर्मी से मिली राहत, लेकिन दिन में धूप और उमस जारी। और अब समाचारों को विस्तार से शुरू करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो कनेक्ट आपसी नेटवर्किंग एवं व्यक्तिगत बातचीत का एक अवसर प्रदान करते हुए व्यापार और उद्योग जगत की मदद करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। हर भारतीयों को आज गौरव महसूस हो रहा है। हमारे आत्मविश्वास को भी इसे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। ग्लोबल पीस हो, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी हो, ग्लोबल चैलेंजेस से जुड़े सॉल्यूशंस के रास्ते हो, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का सशक्तिकरण हो, दुनिया अब भारत की तरफ देखने लगी है और बड़े भरोसे के साथ देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम बन रही है। हर भारतीयों को आज गौरव महसूस हो रहा है। हमारे आत्मविश्वास को भी इसे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय यात्रा पर अयोध्या पहुंचे।
उन्होंने भगवान श्री राम लला के दरबार में पहुंचकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के एजेंडे पर आध्यात्मिक नगरी अयोध्या प्रथम स्थान पर है, इसलिए वो लगातार अयोध्या का दौरा कर विकास योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी का पूजन भी किया, जहां उनका स्वागत हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया और वहां बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक भी दी। उन्होंने अयोध्या में एक मलिन बस्ती में भोजन भी ग्रहण किया। और हमारे संवाददाता राजेंद्र सोनी अयोध्या से जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, मुख्यमंत्री ने आज सुबह रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और एक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आप हमें बताएं, क्या कुछ जानकारियां आपके पास और हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में? राजेंद्र, आप अयोध्या में मौजूद हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामलला की नगरी में दौरे पर है। क्या आप हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं? आपके पास कुछ जानकारी है राजेंद्र सोनी? राजेंद्र सोनी, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, औचक निरीक्षण किया है उन्होंने, अस्पताल का दर्शन किए हैं। लगता है राजेंद्र सोनी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर उनसे संपर्क हमारा होगा तो हम इस पर और जानकारी उनसे आगे लेंगे। और आपको अगली खबर बता दें कि जो एक महत्वपूर्ण खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो संपत्तियां हैं, परिसंपत्ति का विवाद बातचीत के जरिए निपटाया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे 5% मामले भी समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए सैद्धांतिक सहमति उत्तराखंड सरकार के साथ हो गई है। हरिद्वार में कल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए भागीरथी पर्यटक आवास गृह का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करते हुए कहा कि दोनों ही प्रदेश की सरकारों के बीच आपसी सहयोग, संवाद और समन्वय लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के साथ आरोग्य यात्रा भी चलनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर योजनाएं बनाकर उत्तराखंड से वहां के निवासियों का पलायन रोका जा सकता है और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने अलकनंदा होटल की चाबी भी सौंपी। दशकों से चली आ रही एक समस्या का समाधान किया है। जब अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का था और लाभांश में चलने वाला होटल था, आपसी सहमति से आज अलकनंदा होटल हम लोग उत्तराखंड सरकार को समर्पित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहां पर भागीरथी के नाम पर एक नया पर्यटन आवास गृह उपलब्ध करवा रहे हैं। यह आपसी सहमति का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है कि हमने आपसी सहमति से इस कार्य को किया। जो मामला दशकों से चला रहा था, न्यायालय में चल रहा था, बातचीत से सारे रास्ते समाप्त हो चुके थे, फिर न्यायालय में जाना पड़ा, लेकिन एक पार्टी की एक समान विचारधारा की सरकार होने के कारण आपसी सहमति से हम लोगों ने इस समस्या का समाधान किया, जिसमें अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को जाएगा। उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को लैंड उपलब्ध करवाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार उस लैंड पर फिर अपने लिए एक नया पर्यटन आवास गृह वहां पर बनाएगी, जिससे पर्यटन विभाग की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि अलग अलग सरकारों के होने की वजह से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था। पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे हैं। पिछले लंबे समय से ये लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई है। अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले 5 वर्षों में
लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संकल्पना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को स्मार्ट गांव बनाने की योजना पर कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी गई। स्मार्ट गांवों में लोगों को सभी अभिलेख कंप्यूटर के माध्यम से ग्राम सचिवालय में और पंचायत सहायक तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे। इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। स्मार्ट गांव की परिकल्पना के तहत प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय कार्यालय को हाई स्पीड और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में ग्रामीण जनों के लिए निःशुल्क वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बारे में पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में जारी शासनादेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले ग्रामीण जनता की क्षमता का पूर्ण विकास और नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने कोयले की किल्लत और भीषण गर्मी के चलते बिजली की अधिक मांग के बावजूद तय शेड्यूल के मुताबिक बिजली देने का ऐलान किया है। पावर कॉर्पोरेशन ने 31 मई तक की अवधि के लिए प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बीच केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों को विदेशी कोयला खरीदने को कह चुकी है। बुंदेलखंड के सभी जिलों को 20 घंटे बिजली देने का निर्देश दिया गया है। बुंदेलखंड के जिलों को सारनाथ और पनकी कंट्रोल से विद्युत आपूर्ति की जाती है। आपूर्ति का समय हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट और महोबा के लिए शाम 4:40 कर अगली सुबह 10:20 तक और दोपहर 12:20 से 2:40 तक तय किया गया है। जबकि बांदा, झांसी, जालौन, बुंदेलखंड और प्रयागराज के यमुना पार इलाकों को दोपहर 2:50 से अगली सुबह 8:30 बजे तक सवेरे 10:30 बजे से 12:50 तक बिजली आपूर्ति की जाएगी। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित नोटिस दिए थाने में नहीं बुला सकती है। न्यायालय ने इस बारे में राज्य सरकार को दिए आदेश में कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसी नोटिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही जारी की जाएगी। न्यायमूर्ति अरविंद मिश्र प्रथम और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने कहा कि अधीनस्थ पुलिसकर्मी थाना प्रभारी की अनुमति से ही इस संबंध में नोटिस जारी कर सकते हैं। न्यायालय ने एक पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तौर पर दर्ज करते हुए यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने यह भी कहा है कि पुलिसकर्मी के महज मौखिक आदेश पर किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिसकर्मियों के बीच मौजूद कुछ लोग आम लोगों की समस्याओं का फायदा उठा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए बरेली के ईएसआईसी अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन वन राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश अरुण कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने किया, जहां अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया और सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी ली। शिविर का उद्देश्य मजदूरों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। हॉस्पिटल में ऐसे श्रमिकों का जो ईएसआई से गवर्न नहीं होते हैं उनका ई श्रम में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसके साथ ही साथ हमारे वो श्रमिक जो ईएसआई में आते हैं लेकिन फूड प्रोसेसिंग या फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री के अंदर उनका मेडिकल चेकअप ज़रूरी है कि वो किसी इन्फेक्शस डिजीज़ से या किसी और स्किन डिजीज़ से या कोई और परेशानी तो ऐसी नहीं है जो फूड के मार्फत जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास पहुंच सके, इसलिए यहाँ पे हेल्थ चेकअप हो रहा है।
चालू रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान खुली मंडी में किसानों को गेहूं की खरीद का लाभकारी मूल्य मिलने से किसानों में खुशी है। साथ ही खाद्य सब्सिडी घटने से सरकारी खजाने का भार भी कम हो गया है। बाराबंकी जिले में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ ही पहली बार खुले बाजार में मिलने की वजह से किसानों को गेहूं का अच्छा भाव मिल रहा है। जिला प्रशासन ने गेहूं खरीद को बढ़ावा देने के लिए जिले में 62 सरकारी क्रय केंद्रों को स्थापित किया है, जहां ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किसानों के गेहूं की खरीद की जा रही है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल की तुलना में इस बार 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल किया है। तो वहीं गेहूं खरीद का 3 दिनों में भुगतान करने का निर्देश भी सरकार ने दिया है। किसानों की सहूलियत के लिए सरकार मंडियों में अत्याधुनिक सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। जनपद में 62 क्रय केंद्र गेहूं क्रय हेतु विभिन्न एजेंसियों द्वारा खोले गए हैं, जिसमें कि 650 MT अभी खरीद हुई है। हमारा समर्थन मूल्य 2015 रुपये है प्रति कुंटल। किसानों को अभी मार्केट में रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए अभी प्राइस ज़्यादा है। 2200 रुपये से 2300 रुपये प्रति कुंटल का भाव उनको मिल रहा है, जिससे किसान काफ़ी प्रसन्न हैं और खुले बाज़ार में गेहूं बेच रहे हैं। हालांकि जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं वहां से गेहूं क्रय करने के लिए वहां अपेक्षाकृत रेट कुछ कम है, तो इससे हम लोगों ने शासन के आदेश के अनुरूप में मोबाइल टीमों का गठन किया है और दूरस्थ क्षेत्रों से किसानों को प्रेरित करके अपने टीम के माध्यम से खरीदने का गेहूं प्रयास किया जा रहा है। अपना गेहूं लेकर आया हूं और वहां पर मेरी तौल हो गई है। गवर्नमेंट इस साल पिछले साल से बढ़कर रेट दे रही है। गेहूं की पैदावार अच्छी हुई है, इसलिए मेरा गेहूं तौला गया है। 72 घंटे में इसका पेमेंट भी आ जाएगा और भारत सरकार और यूपी सरकार की अच्छी नीतियों के कारण अब हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये अपना गेहूं यहाँ मंडी लेके आए हैं। सर हमारा गेहूं मतलब तौल गया है, 40 कुंटल गेहूं था और पैदावार भी सर अच्छी हुई है और यहाँ का सुविधाजनक जो बहुत बढ़िया है, पानी है, सैनिटाइज़र है, पूरी व्यवस्था मिली है। सरकार को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे मतलब लाएँ हर चीज़। मतलब अगले साल से अब की 60-65 रुपया समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ाई है। हम केंद्र सरकार यूपी सरकार को दोनों को धन्यवाद देना चाहते हैं। समाज में बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति पुलिसकर्मियों को जागरूक करने के लिए आजमगढ़ में मंडलीय स्तर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र अखिलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन सभागार में बलिया, मऊ और आजमगढ़ में साइबर अपराध की विवेचना, संबंधित कार्रवाई और साइबर हेल्प डेस्क के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में वित्तीय अपराधों में किस तरह के टूल का प्रयोग करके विवेचना की जा सकती है, इस बारे में बताया गया। साथ ही त्वरित कार्यवाही के लिए हर जिले में त्वरित साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 के प्रचार प्रसार करने और इस पर आई हुई शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने का भी निर्देश पुलिसकर्मियों को दिया गया। कार्यशाला एक साइबर अपराध के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनको साइबर अपराध के बारे में जानकारी देना और जब भी कोई आम आदमी जिसके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, अगर वो आए तो उसका क्या SOP होता है, इसके संबंध में उनको जानकारी देना, ये इसका उद्देश्य है। पोर्टल भी बना हुआ है, एक 4 डिजिट का एक वो है, एक हेल्पलाइन नंबर है, वो दे सकते हैं। और नहीं भी तो आप तुरंत ही जो भी नज़दीकी आपका थाना है वहाँ जाके आप रिपोर्ट करें। ये किसी कि भाई साइबर थाने में ही जाना है उसके इंतजार में ना रहें। इतनी बेसिक ट्रेनिंग सभी थानों पर एक साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, उनको मालूम है कि क्या करना है। जैसे भी किसी के साथ भी कुछ हो जाए, ATM से संबंधित हो, क्रेडिट कार्ड संबंधित हो या कोई भी ऐसा फ्रॉड हो जिसमें आपको साइबर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो उसको आप थाने पे जाके कर सकते हैं। प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर देहात जिले में मौजूद लगभग 1000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। कई तालाब जो अतिक्रमण का शिकार होकर अस्तित्व खो चुके हैं, उन्हें भी अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। तालाबों के जीर्णोद्धार का उद्देश्य बारिश के पानी का संचय करना और इन अमृत सरोवर नाम से विकसित किए गए तालाबों में साल भर जल की उपलब्धता बनाए रखना है। कानपुर देहात में 75 तालाबों को अमृत सरोवरों के रूप में चिन्हित करके उनके
चारों तरफ चबूतरा बनाया जाएगा। इनके आसपास सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इन अमृत सरोवरों के किनारे फलदार, औषधि युक्त और ऑक्सीजन देने वाले नीम, पीपल, बरगद, जामुन, पाकल, कटहल तथा महुआ जैसे पौधे भी लगाए जाएंगे। इस काम के लिए मनरेगा योजना के साथ राज्य, केंद्र, वित्त जैसी मदों से धनराशि खर्च की जाएगी। अमृत सरोवरों को विकसित करने की इस योजना को ग्रामीण विकास विभाग के साथ वन विभाग, कृषि विभाग और जल शक्ति विभाग के समन्वय से पूरा किया जाएगा। इस योजना में तैयार हुए अमृत सरोवरों के शिलान्यास तथा उद्घाटन के मौके पर स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस तक इसका निर्माण पूरा करके यहां झंडारोहण करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अमृत सरोवर के तहत हमारी ग्राम पंचायत में कार्य चल रहा है। विगत दिनों देखा गया है कि गर्मियों में भूगर्भ जल जो है काफ़ी नीचे चला जाता था, जिस पे हमारे जनपद की मुख्य विकास अधिकारी महोदय की प्रेरणा से और उनके निर्देश में पूरे जनपद में ये कार्य चल रहा है और उसी के तहत हमारे ग्राम पंचायत में भी ये कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत हमारी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में तथा प्राथमिक विद्यालय में भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि इससे भविष्य में स्ट्रेटा ऊपर आएगा और हमारे गांव पंचायत के गाँव वासियों को इससे मदद मिलेगी। और उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज सवेरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। 6 महीने के बाद 6:25 पर आज सवेरे मंदिर के कपाट खोले गए, जबकि श्रद्धालुओं को 2 वर्ष बाद बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में देश भर के श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए मौजूद थे। बाबा केदारनाथ की डोली कल शाम शीतकालीन प्रवास के बाद मंदिर पहुंची थी। मंदिर में कर्नाटक के रावल समुदाय के पुजारी परंपरागत रूप से बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से आजादी की अमृत कहानियां लॉन्च की हैं, जिसका उद्देश्य भारतीयों की प्रेरक कहानियों को सामने लाना और लोगों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना है। इस श्रृंखला में आइए देखते हैं अंशु जेमशेम्पा की ये प्रेरणादायी कहानी। 75 साल की आजादी इस देश की महिलाओं की हकीकत है। उनके हर सांस में है आजादी। अगर किसी ने कोई चीज करी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते हो। और हर जीत में है आजादी। When you do something out of the box, it's very important to push the norms. आजादी उनके मन की ताकत है। महिलाएं जीवन दे सकती हैं तो महिलाएं जीवन बचा भी सकती हैं। और इस जज्बे के पीछे है प्रकृति की अमर शक्तियाँ। तो तैयार हो जाइए 7 प्रेरणादायक महिलाओं की आज़ादी की अमृत कहानियां जल्द ही सुनने के लिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। जब मैं पहाड़ों में होती हूँ तो मुझे आज़ादी का एहसास होता है, क्योंकि मेरे लिए ये ध्यान लगाने जैसा है। मैं एक जादुई आध्यात्मिक क्षेत्र में हूँ और जब भी मैं वहाँ होती हूँ मुझे हमेशा अच्छा महसूस होता है। ये दुनिया की बेहतरीन पर्वतारोही है। ये है अंशु जमसेनपा, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला। और इनके लिए आजादी का मतलब दुनिया में अपनी जगह बनाना है। मैं अपने जीवन में हमेशा कुछ बड़ा और अलग करना चाहती थी। मैं सब कुछ करने की कोशिश करना चाहती थी, वो चाहे जो भी हो, मैं ऐसी ही थी। एवरेस्ट पर चढ़ना हर पर्वतारोही का सपना होता है और मेरे लिए ये सपना बहुत दूर था। मुझ में साहस नहीं था, लेकिन मैं खुद को आजमाना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि मैं ये कर पाती हूँ या नहीं। लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं एक दिन एवरेस्ट पार करूंगी। शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। आपको केवल शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से खुद को परखना नहीं है, बल्कि हर मामले में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं अपने शेरपा से लगातार पूछती रही, आपको क्या लगता है, क्या मैं एवरेस्ट चढ़ पाऊंगी? वो कहते थे कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार चढ़ सकती हो। तो वहीं से मुझे सुझाव आया। 2011 में मैं इसे 1 हफ्ते से भी कम समय में करना चाहती थी,
लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। इसलिए 2017 में मैं फिर गई और मैंने इसे 5 दिनों में कर दिखाया और मैंने 2 बार एवरेस्ट फतेह कर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पर्वतारोहण निश्चित रूप से एक पुरुष प्रधान खेल है, तो इसी बात से मैं प्रेरित हुई। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ या मैं नहीं कर पाऊंगी। ये सारे विचार मैंने अपने दिमाग में कभी आने ही नहीं दिए, क्योंकि यही आपको कमजोर बनाता है और भेदभाव वहीं से शुरू होता है। मैं प्रकृति की शक्ति हूँ। मैंने काफी ऊंचाइयाँ हासिल की हैं, लेकिन मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। हम फिर लौटेंगे और ढेर सारी औरतों की कहानियों के साथ, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। आजादी की अमृत कहानियाँ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। और जम्मू कश्मीर से जुड़े परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है, जिसके बाद भारत सरकार ने राजपत्र प्रकाशित कर दिया है। परिसीमन से जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीट 83 से बढ़ाकर 90 करने का फैसला हुआ है, जिसमें जम्मू क्षेत्र में 6 और कश्मीर में 1 सीट का इजाफा किया गया है। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें होंगी। पहली बार यहां जनसंख्या के आधार पर 9 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। 83 से बढ़कर 90 होगी। इस आयोग की प्रमुख जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा परिसीमन आयोग में सदस्य रहे। परिसीमन आदेश में कहा गया है कि अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 91A और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 62B के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू क्षेत्र का हिस्सा होंगे और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू रीजन में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ेगी। रिपोर्ट में 9 क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों और 7 को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार जम्मू कश्मीर में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें 6 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर क्षेत्र में आरक्षित की गई हैं। परिसीमन आयोग को परिसीमन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हुए आवेदनों के बाद आयोग ने सिफारिश की है कि कम से कम 2 सदस्यों को विस्थापित कश्मीरी समुदाय से नॉमिनेटेड सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाए। साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से विस्थापित लोगों को भी नॉमिनेटेड प्रतिनिधि के रूप में स्थान दिया जाए। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर की सभी 5 लोकसभा सीटों में एक समान रूप से प्रत्येक लोकसभा के साथ 18 विधानसभा सीटों को रखा है। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर राज्य के सभी 20 जिलों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिसमें ए श्रेणी में पहाड़ी और डिफिकल्ट एरिया, बी श्रेणी में पहाड़ी और फ्लैट एरिया, सी श्रेणी में मैदानी इलाके फ्लैट एरिया रखे गए हैं। कुछ दलों ने रिपोर्ट का स्वागत किया है तो कुछ ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। परिसीमन आयोग के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आकर और जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों और गैर राजनीतिक दलों, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के नेताओं से मिलकर उनके सुझाव लेकर एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट तैयार की है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। देखिए, फाइनल रिकमेंडेशंस जो डिलिमिटेशन कमीशन ने आज सबमिट की है और हम उन रिकमेंडेशंस को अभी पढ़ रहे हैं कि उनकी इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी इंडिविजुअल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। और दूसरी ये बात कि ये क्लियरली जो हमारी डिमांड थी और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जिसके बाद राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया बेहद जरूरी हो गई थी। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।